श्रीलंका के आज़ाद होने के बाद से अब तक के सबसे जोरदार प्रदर्शन में जो लोग शामिल हैं उनकी एक ही मांग है। मांग ये है कि ना तो उन्हें गोटबाया जैसा राष्ट्रपति चाहिए और ना उन्हें रानिल विक्रमसिंघे जैसा पीएम चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि इस देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। एक सवाल ये भी है कि क्या पहली बार श्रीलंका किसी तमिल को राष्ट्रपति बनाने की ओर कदम बढ़ाएगा। आपको पता तो होगा ही कि भारतीय मूल के जो तमिल समुदाय के लोग हैं वो श्रीलंका में अल्पसंख्यक हैं। देश में हो रहे प्रदर्शनों में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद मिट गया है। पहली बार भारत के इस पड़ोसी देश में सिंहलीज से लेकर तमिल और मुस्लिम समुदाय के लोग कंधे से कंधा मिलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रोटेस्ट का कोई लीडर नहीं है, फिर भी प्रोटेस्ट जो है वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इन क्रांतिकारी प्रदर्शनों से देश की राजनीति को नई दिशा मिलेगी। क्या देश में लंबे समय तक हुई एंटी तमिल पॉलिटिक्स और बीते सालों में हुई एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स पर फुल स्टॉप लगेगा। श्रीलंका को 1948 में आज़ादी मिली थी। जब देश आज़ाद हुआ तब शुरू में ही यहाँ सिटीजनशिप एक्ट पास हुआ। इस कानून से भारतीय मूल के तमिल समुदाय के लोगों के जो अधिकार थे वो छीन लिए गए। ये वही लोग थे जिन्हें टी प्लांटेशन के लिए 3 पीढ़ी पहले अंग्रेज श्रीलंका लेकर आए थे। श्रीलंकाई सरकार और तमिल टाइगर्स के बीच जो सिविल वॉर हुआ उसमें जो तमिल समुदाय के लोग थे वो कोलेटरल डैमेज बन के रह गए। साल 2009 में इसी राजपक्षे परिवार की लीडरशिप में गृह युद्ध समाप्त हुआ। हालांकि आज तक पता नहीं चल पाया कि इस युद्ध में कितना खून बहा। पत्रकारों और यूएन ऑफिशियल्स के मुताबिक 40 से 70 हज़ार लोगों की मौत की कीमत पर यह गृह युद्ध समाप्त हुआ, जबकि सरकारी आंकड़ा 12,000 का है। वैसे 12,000 मौतें भी कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि राजपक्षे परिवार के नेतृत्व में 2009 के दौर में कैसा खून खराबा हुआ होगा। हालांकि लिट्टे को समाप्त करने और गृह युद्ध को जीतने के बाद इस परिवार ने कभी भी शांति कायम करने की कोशिश नहीं की। यहाँ पर बात करते हैं डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिटिक्स की। कहा जाता है कि इसे अंग्रेजों ने भारत में खूब इस्तेमाल किया। कहते हैं कि इसी पॉलिटिक्स ने पाकिस्तान को जन्म दिया। बाद में भारत से लेकर दुनिया भर की पॉलिटिकल पार्टीज को यह समझ में आ गया कि बांट कर राजनीति करना फायदे का सौदा है। इससे फायदा ये होता है कि वोटर आपस में उलझे रहते हैं और वो नेताओं से काम का हिसाब नहीं मांगते। ठीक इसी राह पर चलते हुए राजपक्षे परिवार ने सिन्हल्ला बुद्धिस्ट नेशनलिज्म को अपना ट्रम्प कार्ड बना लिया। बाद में तमिलियंस के अलावा इसी लपेट में मुस्लिम समुदाय के लोग भी आ गए। श्रीलंका में गृह युद्ध को समाप्त हुए 13 साल से ज़्यादा का समय हो गया, लेकिन जो इससे जख्म मिले थे वो अभी तक नहीं भरे। तमिल समुदाय के लोगों को अभी भी न्याय का इंतजार है। वो अभी भी राजनीति में अपनी हिस्सेदारी की आस लगाए हुए हैं। अगर आपकी नज़र श्रीलंका पर रही है तो आपने 13th अमेंडमेंट के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। इससे तमिलियंस के लाइफ में बदलाव की गुंजाइश की बात होती रही है। भारत भी लगातार इसकी वकालत करता है। हालांकि तमिल समुदाय के लोग अब इससे आगे की हिस्सेदारी चाहते हैं। ऐतिहासिक प्रदर्शनों को देखते हुए कमेंटेटर्स का कहना है कि यही वो मौका है जब श्रीलंका तमिल समुदाय के लोगों को उनका हक दिला सकता है। माइनॉरिटीज़ को हक देने का सवाल बेहद अहम है। अहम इसलिए क्योंकि जो गोटबाया देश छोड़कर भाग गए हैं वो 2019 के राष्ट्रपति चुनाव में जीते ही थे एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स की वजह से। जो ताज़ा प्रदर्शन हो रहे हैं उनमें तमिल समुदाय के लोगों के साथ हुए अन्याय को एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस समुदाय के लोगों को ये कोशिशें बहुत छोटी लग रही हैं। उनका तो ये तक मानना है कि देश का बहुसंख्यक तब सड़क पर आया जब उनके लाइफ से फूड और फ्यूल जैसी बेसिक और एसेंशियल चीज़ें गायब हो गई। ये तो आप भी मानेंगे कि श्रीलंका में जो हो रहा है वो किसी क्रांति से कम नहीं है। ऐसे ही क्रांति में सब कुछ हमेशा के लिए बदलने का मौका होता है। देखने वाली बात होगी कि श्रीलंका में कितना कुछ बदल पाता है। क्या ये इतने हद तक बदल पाएगा कि देश को पहली बार एक तमिल राष्ट्रपति मिले। तो अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। अगर कम पसंद आई तो अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि हम इम्प्रोवाइज़ कर सकें। आप देख रहे हैं अनकट।